हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स, जिसमें हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें ग्रीक भूगोलवेत्ता का चिंतन पढ़ चुके हैं, रोमन का पढ़ चुके हैं और अरब का पढ़ चुके हैं। फिर इनके बाद आ जाता है डिस्कवरी एरा और उसके बाद आ जाता है मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी एरा के बारे में और जो मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जो 1250 से लेके और जो 1700 ईस्वी तक का जो टाइम था ना, इसमें जो डिस्कवरीज हुई थी वो भी आ जाता है और जो आधुनिक चिंतन था वो काल भी आ जाता है। तो इसको कहा जाता है मध्यकाल या फिर संक्रमण काल कहा जाता है इस टाइम को। तो जो भी डिस्कवरीज हुई थी उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्को पोलो को। जो डिस्कवरी एरा है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्को पोलो को। जो मार्को पोलो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें ये 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो ये दो बुक्स हैं। पहला क्वेश्चन आएगा ये पहली बुक, दूसरा है दूसरी बुक और तीसरा ये जो एक लाइन मैंने लिखी है कि ये ऐसा पहला आदमी था जिसने भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर की यात्राएं की थी। तो हम देखते हैं कि जो मार्को पोलो थे उनकी बुक्स कौन सी थी। पहली बुक थी इनकी द मिलियन। क्या थी पहली बुक? द मिलियन। दूसरी बुक थी इनकी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। यहाँ पे ये ऑफ है भाई, क्या है? ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो और द मिलियन। ये 2 बुक्स थी मार्को पोलो की। और मार्को पोलो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर की यात्राएं की थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रिंस हेनरी। जो डिस्कवरी एरा में है उसमें प्रिंस हेनरी एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे। क्या भाई? ये है ना, जो डिस्कवरी करते थे उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे और विद्वानों को खोज के लिए ये प्रोत्साहित करते थे। और जो कोलंबस गया था 1492 में और वास्को डी गामा 1498 में जैसे भारत की खोज की, इन्होंने भारत पहुंचे थे एक्चुअली। तो ये किसकी वजह से कर पाए? इन्हें आर्थिक सहायता किसने दी? प्रिंस हेनरी ने दी। ठीक है, 1492 में कोलंबस और 98 में जो ये वास्को डी गामा थे, इन्होंने जो भी खोज की थी ये किसके कारण हो पाई? प्रिंस हेनरी के कारण हो पाई। तो वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था भाई? 1498 में भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था भाई वास्को डी गामा। और जो प्रिंस हेनरी थे इन्होंने एक भौगोलिक संस्थान कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी? भौगोलिक एक संस्थान था कांग्रेस, उसकी स्थापना किसने की? प्रिंस हेनरी ने की भाई। नेक्स्ट है भाई क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इन्होंने क्या किया भाई? देखो, ये सबसे पहले भारत की खोज करने के लिए निकले, लेकिन ये भारत की खोज तो नहीं कर पाए बल्कि ये अंध महासागर के पश्चिमी तट पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए ये गए थे भारत की खोज करने के लिए, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, लेकिन ये भारत की खोज नहीं कर पाए और कहाँ पहुंच गए? अंध महासागर के पश्चिमी तट पर पहुंच गए। और ये कहाँ पहुंचे फिर? 1492 में ये अमेरिका में पहुंच गए। तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की भाई। ठीक है, और ये कहाँ था? नॉर्थ अमेरिका था भाई एग्जैक्टली। ये जो कोलंबस थे वो 1492 में अमेरिका के तट पर पहुंच गए। निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन अंध महासागर के पश्चिमी तट पर पहुंच गए। और ये कौन सी जगह थी? ये था नॉर्थ अमेरिका। तो क्वेश्चन बनता है नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की भाई। ठीक है, अमेरिका को इन्होंने क्या कहा? नई दुनिया का देश कहा। और वहाँ के जो निवासी थे ना उनको कोलंबस ने कहा था रेड इंडियंस। तो अमेरिका के लोगों को क्या कहा था कोलंबस ने? रेड इंडियंस कहा था। ठीक है, और जो कोलंबस महोदय थे ये खुद कहाँ के थे? इटली के जेनेवा के थे। कहाँ के? इटली के जेनेवा के थे ये। और टालमी के जो विश्व मानचित्र था उसके आधार पर पृथ्वी को इन्होंने आंका और सोचा कि जो पश्चिम दिशा है वहाँ से जाने पर इनको भारत मिल जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो कोलंबस महोदय थे वो भारत की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन अंध महासागर के पश्चिमी तट पर पहुंचे। वहाँ पे इन्हें कौन सा देश मिला? अमेरिका मिला। कब खोज की? 1492 में की। ठीक है, और ये एक्चुअली कहाँ पहुंचे थे? मध्य अमेरिका के क्यूबा के तट पर पहुंचे थे कोलंबस महोदय। ठीक है, और भाई फिर इन्होंने जो वहाँ के लोग थे अमेरिका के उनको कहा था रेड इंडियंस और अमेरिका को कहा था नई दुनिया का देश। और जो कोलंबस महोदय थे
ये कहाँ के थे, इटली के जेनेवा के थे। और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने टालवी के विश्व मानचित्र के आधार पर पृथ्वी को आंका था और इन्होंने सोचा था कि पश्चिम दिशा से अगर जाएगा तो भारत मिल जाएगा। और इन्होंने 4 समुद्री अभियान भी किए थे। कितने समुद्री अभियान किए, 4 समुद्री अभियान किए। और दूसरे में इसाबेल के तट पर बस्ती बसाई इन्होंने। जब दूसरा समुद्री अभियान किया ना कोलंबस ने, तो इसाबेला के तट पर एक बस्ती बसाई जिसे नवीन दुनिया का पहला यूरोपियन नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई डिस्कवरी एरा में ही वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा महोदय थे, इन्होंने क्या किया, अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाया और 1498 में ये भारत में पहुंच के और अरब सागर को पार करके पश्चिमी तट कहाँ पहुंचे, ये 1498 में भारत में कालीकट में पहुंचे थे। कहाँ, कालीकट में पहुंचे। और जहाज पर यह था कि जिस जहाज पर ये रह रहे थे ना भाई, यात्रा कर रहे थे, वहाँ पे क्या हो गया था, स्कर्वी रोग फैल गया था। तो क्या है, वास्को डी गामा के रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उनमें कि जो वास्को डी गामा है, इन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करते हुए फिर अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाया और 1498 में अरब सागर को पार करके ये पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचे थे भारत में। तो भारत की 1498 में खोज बताई जाती है, किसने की, वास्को डी गामा ने की। भाई देखो, खोज तो पहले भी हो चुकी थी, पहले भी भारत को तो जानते थे, लेकिन जब ये चक्कर लगाता हुआ आया तो इसने 1498 में भारत में आके पहली बार ये भारत पहुंचा। तो क्या कहा गया कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और ये जिस जहाज पर था ना वास्को डी गामा, उस जहाज पर स्कर्वी रोग फैल गया था भाई। नेक्स्ट है भाई, ये है मैगलन। जो मैगलन महोदय थे, ये भी पुर्तगाली नाविक थे और ये भी बहुत सारी यात्राएं करते थे। इन्होंने दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाते हुए पूर्वी एशिया तक इन्होंने क्या किया, ये पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो गए थे। क्या, इन्होंने दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाया और जो पूर्वी एशिया था ना, वहाँ तक ये सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो पूर्वी एशिया तक पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मैगलन महोदय थे। और अटलांटिक महासागर से पूर्वी एशिया तक इन्होंने यात्रा की थी। और इस यात्रा में इन्होंने सागर को क्या कहा था, पीसफुल सी कहा था, प्रशांत महासागर को। क्यों कहा भाई इन्होंने, मैगलन ने प्रशांत महासागर को पीसफुल सी, क्योंकि जब ये यात्रा कर रहे थे, ये उस महासागर में ट्रैवल कर रहे थे ना, उस टाइम पे कोई भी तूफान नहीं आया था। ठीक है, बिल्कुल शांत समुद्र था, इसलिए इन्होंने पीसफुल सी कहा था अपनी यात्रा के दौरान। किसको, प्रशांत महासागर को। और समुद्र के रास्ते से अर्थ का चक्कर लगाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए भाई। ठीक है, कैसे, क्योंकि भाई ये कहाँ से चले, अटलांटिक से चले थे और पूर्वी एशिया तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया कि समुद्र के रास्ते से जाने वाले, चक्कर लगाने वाले ये पृथ्वी का पहला आदमी था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहे थे ये मैगलन महोदय, ये जब समुद्र से होते हुए, अटलांटिक महासागर से होते हुए, और ये जब अटलांटिक यानी कि दक्षिण अमेरिका से होते हुए फिर ये महासागर के रास्ते आए, प्रशांत महासागर के। और फिर इनको क्या कहा गया कि भाई ये समुद्री रास्ते से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति हो गए ये। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका से चले थे। कहाँ से चले थे ये, दक्षिण अमेरिका से चले थे, यानी कि अटलांटिक महासागर से चले थे और पूर्वी एशिया में प्रशांत महासागर तक ये पहुँचे थे। इन्होंने सागरेस नाम की एक वेधशाला भी बनाई। तो फिर से देख लीजिए एक बार मैगलन महोदय को, ये एक पुर्तगाली नाविक थे। इन्होंने दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाते हुए पूर्वी एशिया तक ये पहुँचे थे और वहाँ तक पहुँचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और अटलांटिक महासागर से पूर्वी एशिया यानी कि प्रशांत महासागर तक ये पहुँचे थे। रास्ते में इन्होंने प्रशांत महासागर को क्या कहा, पीसफुल सी कहा, क्योंकि जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो एक भी तूफान नहीं आया था बीच में। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसको प्रशांत महासागर को पीसफुल सी कहा था। और समुद्री रास्ते से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और सागरेस में इन्होंने एक वेधशाला भी बनाई। ये था मैगलन महोदय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भाई जो आधुनिक जो भौगोलिक चिंतन है उसमें कौन से ये भूगोलवेत्ता आते हैं वो पढ़ेंगे। ये भाई देखो, हम्बोल्ट और कार्ल रीटर, ये दोनों एक ही टाइम के थे। ठीक है,
एक ही टाइम के थे दोनों ही जो भूगोलवेता थे ये। तो हम्बोल्ट जो थे उनका नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इन्होंने भाई क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी थी डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थी जो डार्विन की, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी हम्बोल्ट के टाइम पे, जिस टाइम पे हम्बोल्ट और बुक तो लिखी थी डार्विन महोदय ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, लेकिन ये बुक थी कि ये इनकी मृत्यु के टाइम, उसी टाइम पे ये प्रकाशित हुई थी। इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना कि जो हम्बोल्ट और जो कार्ल रिटर की डेथ हुई थी 1859 में, उस टाइम पे एक बुक छपी थी, किसकी थी, डार्विन की बुक थी। क्या नाम था बुक का, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम था। अब हम पढ़ते हैं हम्बोल्ट के बारे में। देखो जो हम्बोल्ट महोदय थे उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी और लैटिन अमेरिका की भी इन्होंने यात्रा की, और इनकी बुक थी एक कोस्मोस। ये जो कोस्मोस थी ये 5 खंडों में लिखी हुई थी भाई, ठीक है। कितने खंडों में, 5 खंडों में। आगे भाई जो हम्बोल्ट महोदय थे उन्होंने पहली बार जो समताप रेखाएं खींची जाती हैं मैप पर वो खींची, और जो भौतिक, वनस्पति, रसायन और जो मानव शरीर है उसमें रुचि ली। तो क्या है हम्बोल्ट से रिलेटेड कि जो हम्बोल्ट महोदय थे उन्होंने सबसे पहले समताप रेखाएं खींची मैप पर, और भौतिक भूगोल में वनस्पति के रिलेटेड जो बॉटनी से रिलेटेड आता है, रासायनिक और मानव बॉडी जो है, इनमें इन्होंने सबसे पहले रुचि ली थी भाई। आगे देखते हैं एंडीज की जो चोटी है, कौन सी चोटी एंडीज की, चिम्बाराजो, इसकी चढ़ाई भी की, किसने की, हम्बोल्ट महोदय ने की। और जो ऊंचाई के साथ जो वायु दाब है ना उसको स्पष्ट किया भाई। क्या किया हम्बोल्ट महोदय ने, एंडीज की जो चोटी है, पर्वतमाला एंडीज है, उसकी चोटी चिम्बाराजो की चढ़ाई की, और जो ऊंचाई के साथ वायुदाब है उसको स्पष्ट किया भाई। फिर इन्होंने क्या किया, प्रशांत महासागर में पेरू की जो ठंडी धारा है उसके बारे में पता लगाया, किसने, हम्बोल्ट ने। तो इसीलिए ही इस धारा को क्या कहा जाता है, हम्बोल्ट धारा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई हम्बोल्ट महोदय ने ही जो पेरू की ठंडी धारा है उसका प्रशांत महासागर में पता लगाया था। आखिरी महान पॉलीमेथस कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, आखिरी महान पॉलीमेथ्स। और भाई इन्होंने और क्या काम किया, फिजिकल फीचर्स जो हैं उन पर काम किया, बायोलॉजी है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ें थी उन पर काम किया। फिर इन्होंने एक बुक लिखी और उसको क्या कहा जाता है, कोस्मोस ग्रंथ, यानी कि भूगोल का शास्त्रीय ग्रंथ कहा जाता है कोस्मोस को, ठीक है। और पृथ्वी तल की जो संकल्पना है उसमें मानव के निवास के रूप में 7 संकल्पनाएं दी। क्या किया उन्होंने, पृथ्वी के तल से रिलेटेड मानव के निवास स्थान के रूप में 7 संकल्पनाएं दी। किसने दी, हम्बोल्ट महोदय ने दी। कौन सी 7 संकल्पनाएं दी वो देखो। पृथ्वी तल की संकल्पना मानव निवास के रूप में दी, यानी कि जो पृथ्वी का तल है वो क्या है, मानव निवास का क्षेत्र है। संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान जो है वो क्या है, भूगोल है। क्या बताया, जो संसार के स्थानिक वितरण हैं उनका विज्ञान है भूगोल। प्रकृति में एकता की संकल्पना दी इन्होंने। चौथे नंबर पे इन्होंने बताया सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। नेक्स्ट बताया भूगोल संबंधों का अध्ययन है। हाँ भाई, भूगोल संबंधों का अध्ययन तो है ही, हम किसी भी चीज़ से रिलेट करके देखते हैं तो भूगोल का संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखो हमारे 12th क्लास में भी ये पहला ही चैप्टर आता है। नेक्स्ट है भूगोल में संसारिक परिघटनाओं का अध्ययन, बताया कि जो भूगोल है वो संसारिक परिघटनाओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्या संकल्पना दी हम्बोल्ट ने, वो थी भूगोल की परिघटना में विषमताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, विषमताएं पाई जाती हैं। और वन और वर्षा के बीच एक सकारात्मक संबंध बताया। और कोस्मोग्राफी शब्द की रचना भी किसने की, हम्बोल्ट महोदय ने की। 2-3 पॉइंट और हैं भाई जो हम्बोल्ट से रिलेटेड हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा। जो हम्बोल्ट महोदय थे ना, ये क्या थे, ये अज्ञेयवादी भूगोलवेता थे। इन्होंने कहीं पे भी भाई जितनी भी अपनी रचनाएं की हैं या फिर जो भी इन्होंने बताया है उसमें ईश्वर का जिक्र नहीं किया है। तो जो हम्बोल्ट महोदय थे ये क्या थे, ये अज्ञेयवादी थे। इन्होंने ईश्वर का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। ये
क्या थे, ये नियतिवादी भूगोलवेता थे जो नेचर को ही सब कुछ मानते थे। और ये क्या मानते थे कि एक आत्मा और एक जीव में विश्वास करते थे। यानी कि जो मनुष्य है वो क्या है, वो एक आत्मा है और उसको एक ही जीवन मिला है। और वो किससे रिलेटेड है, वो प्रकृति ने दिया है, नियति ने दिया है। ठीक है, तो वो नेचर को ही सब कुछ मानते थे। जो हमबोल्ट थे वो क्या, नियतिवादी थे, वो नेचर को ही सब कुछ मानते थे। ये क्या थे, पर्यावरणीय नियतिवादी भूगोलवेता थे। कौन, हमबोल्ट महोदय। और ये एक क्रमबद्ध भूगोलवेता भी थे। क्या थे, क्रमबद्ध भूगोलवेता थे। और ये जो थे हमबोल्ट महोदय, ये पादप भूगोल के फादर भी कहा जाता है। इन्होंने पादप भूगोल जो था उसकी नींव रखी थी, तो इसलिए इनको क्लाइमेटोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्या किया इन्होंने, पादप भूगोल की नींव रखी, इसलिए इनको क्लाइमेटोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो क्या बताया मैंने, जो एक्स्ट्रा बताया आपको वो है भाई, ये अज्ञेयवादी थे। क्या थे, अज्ञेयवादी थे। और ये ईश्वर में इन्होंने कहीं पे भी ईश्वर का जिक्र नहीं किया है, ईश्वर में आस्था होने का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया है, इसलिए इनको कहा गया कि ये अज्ञेयवादी थे। और भाई ये एक आत्मा और एक जीव में विश्वास करते थे, नियतिवादी थे। यानी कि नियतिवादी थे और क्रमबद्ध भूगोलवेता थे। ये क्या थे, क्रमबद्ध भूगोलवेता थे और नियतिवादी थे ये। और इनको क्या कहा जाता है, पादप भूगोल का पादप भूगोल की इन्होंने नींव रखी, इसीलिए इनको फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए कि हमबोल्ट महोदय जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैटिन अमेरिका की यात्रा की, कॉस्मोस बुक लिखी 5 खंडों में, और जो समताप रेखाएं हैं उस वो खींची मैप पर। और ये भौतिक, वनस्पति और रसायन और जो मानव शरीर है उससे रिलेटेड इन्होंने रुचि ली थी। और एंडीज जो पर्वत है उसकी चिंबारा जो चोटी है उसकी चढ़ाई की, और उसमें इन्होंने क्या बताया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब जो है वो क्या होता है, घटता है। ये बताया किसने, हमबोल्ट महोदय ने। और इन्होंने और क्या किया, प्रशांत महासागर की पेरू की जो ठंडी धारा थी उसका पता लगाया। और इन्होंने फिजिकल और बायोलॉजिकल जो ज्योग्राफी थी, जो बॉटनी से रिलेटेड थी, उस पर इन्होंने काम किया। और जो कॉस्मोस जो बुक लिखी थी उसको क्या कहा गया, कॉस्मोस ग्रंथ, जो भूगोल का शास्त्रीय ग्रंथ भी कहलाता है। और पृथ्वी के तल से रिलेटेड इन्होंने 7 संकल्पनाएं दी। ये एक नियतिवादी भूगोलवेता थे और अज्ञेयवादी भी कहा जाता है इनको, नियतिवादी और क्या, अज्ञेयवादी भूगोलवेता। क्यों है अज्ञेयवादी भूगोलवेता, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जितनी भी ये कॉस्मोस वगैरह लिखी या फिर जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं उनमें कहीं पे भी इन्होंने ईश्वर का जिक्र नहीं किया। ईश्वर का जिक्र नहीं है तो ये क्या कहलाए, अज्ञेयवादी कहलाए। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है इन्हें। और भाई ये क्या थे, क्रमबद्ध भूगोलवेता थे। और ये इनको और क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध भूगोलवेता कहा जाता है। और आराम कुर्सी पर बैठकर लिखने वाले भूगोलवेता भी कहा जाता है, आर्म चेयर जोग्राफर। क्या है, आर्म चेयर जोग्राफर के नाम से जाना जाता है। अज्ञेयवादी भूगोलवेता थे, नियतिवादी थे, क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक जो ढंग से इन्होंने लिखा है, ये नियति को ही सब कुछ मानते थे। यानी कि एक आत्मा और एक जीवन ये मानते थे। ठीक है, ये था हमबोल्ट के बारे में। ये और देख लेते हैं भाई एक बार कि जो हमबोल्ट महोदय की जो कॉस्मोस बुक थी वो 5 वॉल्यूम में जो आई थी वो अलग अलग टाइम पे आई थी, लेकिन जो 5 वॉल्यूम थे उनमें क्या क्या चीज़ें थी, किस किस चीज़ का वर्णन था। तो जो पहली वॉल्यूम थी ना उनकी, तो पहली वॉल्यूम में जो पृथ्वी का वर्णन किया गया था, किसका, पहली जो वॉल्यूम थी उसमें पृथ्वी का वर्णन था। कॉस्मोस जो खंड आए थे 5, तो पहला जो खंड था उसमें पृथ्वी से रिलेटेड वर्णन किया गया था। दूसरा जो था उसमें पृथ्वी के जो कालखंड थे उसके बारे में बताया गया था। तीसरे खंड में बताया था खगोल विज्ञान के बारे में। जो चौथा खंड था वो था मानव की और पृथ्वी की विवेचना थी, यानी कि पृथ्वी की और मानव की विवेचना थी चौथे खंड में। और 5वां जो खंड था ना वो था वनस्पति और जीव। और फिर ये एक साथ भी ये पब्लिश नहीं हुए थे। कब कब पब्लिश हुए थे, पहला और दूसरा खंड था ये 1845 से
1847 तक खंड, ये दोनों खंड प्रकाशित हुए थे। फिर तीसरा और चौथा था ये 1850 से 1858 तक, ये दोनों तीसरा और चौथा प्रकाशित हुए थे। और जो पांचवा खंड आया था वो 1862 में आया था भाई। तो ये कोसमोस के जो 5 खंड थे इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि जो पहला खंड था वो पहला और दूसरा 1845 से 47 के बीच में प्रकाशित हुआ। तीसरा चौथा हुआ 1850 से 1858 के बीच में, और जो पांचवा था वो आया 1862 में। फिर वही जो पहला खंड था वो पृथ्वी से रिलेटेड था, पृथ्वी का वर्णन किया गया था। और दूसरा था जो पृथ्वी के कालखंड थे वो इसमें बताए गए थे। तीसरे में खगोल विज्ञान के बारे में बताया था। चौथे में पृथ्वी और मानव की विवेचना की थी। और पांचवा जो था वो वनस्पति और जीव के बारे में था। नेक्स्ट है भाई, ये है कार्ल रीटर महोदय। जो कार्ल रीटर महोदय है ये हम्बोल्ट महोदय के ही समकालीन थे, और इन्होंने एक टाइम पे आपस में मुलाकात भी की थी। कब की थी? दोनों ने 1807 में ये एक दूसरे से मिले थे। कौन कौन? हम्बोल्ट महोदय और कार्ल रीटर महोदय। और दोनों की डेथ कब हुई थी? 1859 में। और जब इनकी डेथ हुई तब एक बुक आई थी, किसकी? डार्विन की, जो बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। फिर आगे भाई जो कार्ल रीटर महोदय थे, वैसे ये कहाँ से थे? ये जर्मन भूगोलवेता थे। कहाँ थे? जर्मन भूगोलवेता थे। और जो कार्ल रीटर महोदय थे इनको क्षेत्रीय भूगोलवेता, आनुभाविक भूगोलवेता, आर्म चेयर भूगोलवेता और उद्देश्यवादी भूगोलवेता के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या? 4 हैं भाई, क्षेत्रीय, और दूसरा है अनुभविक, और तीसरा है आर्म चेयर भूगोलवेता, और चौथा है उद्देश्यवादी भूगोलवेता। और इनको पर्यावरणीय नियतिवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय नियतिवादी भी कहा जाता है। ये तो इतना मानते थे कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है, यहाँ तक मानते थे कार्ल रीटर महोदय। और मैंने शायद हम्बोल्ट को आर्म चेयर बोल दिया है पीछे, वो हम्बोल्ट नहीं, कार्ल रीटर महोदय जो है वो आर्म चेयर भूगोलवेता है भाई। जो कार्ल रीटर महोदय है इनकी एक बुक थी अर्धकुंडे। जो अर्धकुंडे थी वो 19 खंडों में थी भाई। कितने खंड आए थे? 19 खंड आए थे इसके। और आधुनिक जो भूगोल की स्थापना की वो किसने की? हम्बोल्ट के साथ मिलके कार्ल रीटर ने की थी भाई। ठीक है, आगे देखिए। जो कार्ल रीटर महोदय थे वो ईश्वरवादी थे, उद्देश्यवादी थे। मैंने आपको अभी अभी बताया ना, क्षेत्रीय भूगोलवेता कहते हैं इसको, उद्देश्यवादी भूगोलवेता कहते हैं, अनुभविक भूगोलवेता कहते हैं, आर्म चेयर भूगोलवेता कहते हैं। यानी कि ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे। ठीक है। और जो अर्धकुंडे जो बुक लिखी थी वो पृथ्वी का विज्ञान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का विज्ञान कहा जाता है। इस बुक में अफ्रीका और एशिया का वर्णन है। और जो ये कार्ल रीटर महोदय थे ये बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कहाँ के? बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और इनको और क्या कहा जाता है? आराम कुर्सी विद्वान कहा जाता है, यानी कि आर्म चेयर जोग्राफर कहा जाता है। ये ज़्यादा ट्रैवल करने में विश्वास नहीं रखते थे। और ये क्षेत्रीय भूगोलवेता भी है। ये सिस्टमैटिक वे से क्षेत्रीय स्थितियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। यानी कि क्षेत्रीय होंगे तो थोड़ी जगह में रह के ही जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। ये जो भूगोलवेता थे, जो कार्ल रीटर भूगोलवेता थे, ये पहले प्रोफेसर बने थे भाई ज्योग्राफी के बर्लिन में। ठीक है। और 1820 में इन्होंने बर्लिन में भौगोलिक संस्थान की स्थापना भी की थी। फिर भाई जैसे इन्होंने जो अर्धकुंडे जो बुक लिखी थी उसी के तरह एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था लेंडेर कुंडे। क्या नाम था? लेंडेर कुंडे नाम था इस बुक का। और ये जो बुक थी इसमें जो प्राकृतिक प्रदेश थे, यानी कि जो प्रकृति के जो तत्व हैं प्रदेशों में, वो और जो मानवीय आधार है उनका वर्णन किया था। यानी कि जो लेंडेर कुंडे बुक थी उसमें इन्होंने क्या किया था? प्राकृतिक तत्वों का, प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन किया था। जबकि जो अर्धकुंडे थी उसमें पृथ्वी का विज्ञान था, यानी कि मानव और पृथ्वी से रिलेटेड थी अर्धकुंडे, जिसमें मानव और पृथ्वी का इतिहास था। लेकिन जो लेंडेर कुंडे थी उसमें जो प्राकृतिक प्रदेश थे, जो प्राकृतिक तत्व थे और मानवीय आधार था, उसका वर्णन किया गया था भाई।
नेक्स्ट देखते भाई, जो हम्बोल्ट और जो कार्ल लीटर महोदय थे उनमें दोनों में क्या समानताएं थी। हम्बोल्ट में और कार्ल रीटर महोदय में जो समानताएं थी वो देखो। ये दोनों मानते थे कि निरीक्षण से ही तथ्यों को प्राप्त किया जा सकता है। क्या है? निरीक्षण से ही तथ्यों को प्राप्त होने पर बताना और न कि सोचने से। क्या भाई, पहले निरीक्षण करो, जाके सर्वे करो उस चीज का, फिर तथ्यों को बताओ। यानी कि ये नहीं कि भाई मेरे दिमाग में कोई भी बात आई और मैं उसको बता दूंगी, नहीं, पहले जाके उसको देखो, जांचो, फिर उसके बाद तथ्यों को बताओ। फिर इन्होंने क्या बताया, दोनों जर्मनी के ही निवासी थे भाई, कार्ल रीटर भी और हम्बोल्ट भी। यानी कि ये दोनों जर्मनी के निवासी थे, समकालीन थे और प्रकृति में एकता और कार्य और कारण सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया। तो ये दोनों तो इनकी क्या थी, समानताएं थी। अब भाई समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं भी होंगी। तो देखिए, हम्बोल्ट थे जो वो क्रमबद्ध अध्ययन पर बल देते थे, जबकि जो कार्ल रीटर थे वो रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक अध्ययन पर बल देते थे। हम्बोल्ट एक खोजकर्ता थे, ये यात्राएं करते रहते थे, जबकि जो कार्ल रीटर महोदय थे वो इनको आर्म चेयर ज्योग्राफर कहा जाता था। ये थे जो हम्बोल्ट महोदय थे, ये आगमन विधि अपनाई इन्होंने, जबकि जो कार्ल रीटर थे इन्होंने निगमनात्मक विधि अपनाई थी। और जो हम्बोल्ट थे ये विविधता में एकता का आधार इनका वैज्ञानिक था, जबकि जो कार्ल रीटर थे इनका उद्देश्यपरक था। ठीक है, तो ये थी इनकी असमानताएं। अब आगे देखते हैं वेरेनियस महोदय के बारे में। देखिए भाई, जो वेरेनियस महोदय थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने सामान्य भूगोल नामक एक बुक लिखी। किसने लिखी? वेरेनियस महोदय ने एक बुक लिखी। और इन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी को बांटने का काम किया, यानी कि भूगोल में फूट डालने का काम किसने किया? वेरेनियस महोदय ने किया। वेरेनियस महोदय ने ज्योग्राफी को सामान्य और विशेष दो भागों में बांटा। किस किस में बांटा? सामान्य और विशेष में बांटा, और व्यवस्थित और प्रादेशिक भूगोलों में बांटा, और द्विविभाजित भूगोल की इन्होंने नींव रखी। तो क्या क्या किया वेरेनियस महोदय ने? इन्होंने भूगोल को बांटने का काम किया। तो किस में बांटा? सामान्य और विशेष भागों में बांटा, व्यवस्थित और प्रादेशिक भागों में, यानी कि द्विविभाजित भूगोल की इन्होंने नींव रखी। और सामान्य भूगोल नाम से इन्होंने एक बुक लिखी थी भाई। ठीक है, आगे देखिए, जो वेरेनियस महोदय थे ये पहला ऐसा विद्वान था जिसने ये बताया कि टेम्परेचर की अधिकता विषुवत रेखा पर नहीं होती, बल्कि आयन रेखाओं पर, यानी कि करक और मकर रेखाओं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी रेखाओं पर इन्होंने जो सबसे अधिक टेम्परेचर है वो बताया। किसने बताया? वेरेनियस महोदय ने बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से याद कर लेना। फिर से देख लीजिए, जो वेरेनियस महोदय थे इन्होंने सामान्य भूगोल नामक बुक लिखी। भूगोल को इन्होंने बांटने का काम किया। किस किस में बांटा? सामान्य और विशेष में बांटा, व्यवस्थित और प्रादेशिक में बांटा, और द्विविभाजित भूगोल की नींव रखी। और इन्होंने वेरेनियस महोदय ने ही बताया कि टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पर अधिक नहीं है, बल्कि 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, यानी कि कर्क और मकर रेखाओं के सारे टेम्परेचर अधिक होता है। नेक्स्ट है भाई इमेन्युअल कांट। जो कांट महोदय थे ये भी जर्मन भूगोलवेता थे। कब के? 18वीं शताब्दी के थे। इन्होंने वेरेनियस ने जो जियोग्राफी में काम किया था उसको वैज्ञानिक आधार माना। किसने? कांट महोदय ने। यानी कि जो वेरेनियस महोदय ने जो भी काम किया था उसी को ही अपना वैज्ञानिक आधार मान के आगे काम किया था कांट महोदय ने। शुद्ध भूगोल का इन्होंने खंडन किया था, और इतिहास और भूगोल दोनों को अलग रखना चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा कांट महोदय ने। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भूगोल में अपवादवाद की शुरुआत भी कांट महोदय ने की। किसकी? अपवादवाद की शुरुआत किसने की? कांट महोदय ने की। और शेपर महोदय ने कांट को अपवादवाद का पिता माना। तो ये है भाई कांट के बारे में। आगे देखिए, कांट के ज्ञान का आधार पहला है भाई तार्किक आधार। तार्किक आधार से ही क्रमबद्ध आधार का जन्म हुआ, ये माना किसने? कांट ने। दूसरा है इनका भौतिक आधार। आगे देखिए, कांट महोदय ने भूगोल को 5 शाखाओं में बांटा। कौन सी 5 शाखाएं हैं? आ जाती हैं भाई, ध्यान से देख लेना। गणितीय भूगोल, नीति परक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल और ईश्वर परक भूगोल। ये 5 भूगोल शाखाओं में बांटा कांट ने भूगोल को भाई। गणितीय भूगोल, नीतिपरक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल और ईश्वर परक भूगोल। आगे ये 2 क्वेश्चन और हैं, ये और देख लीजिए।
प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है भाई? कार्ल रीटर महोदय को जाता है। ये एक उद्देश्यवादी थे ना, जो कार्ल रीटर थे। नेक्स्ट है भाई, क्रमबद्ध भूगोल का पहला ग्रंथ किसने लिखा? वेरेनियस महोदय ने लिखा। किसका? क्रमबद्ध भूगोल का पहला ग्रंथ लिखा वेरेनियस महोदय ने। जो वेरेनियस महोदय थे उन्होंने क्या लिखा था? एक सामान्य भूगोल नाम से एक बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना भाई। ये जो आज का टॉपिक था, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।